आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक रहेगा जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं। क्योंकि हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है वो कुल मिलाकर के 4 लॉज उसके हैं, ठीक है। और उन 4 लॉ को पढ़ करके और उस थर्मोडायनेमिक्स को हम समझ सकते हैं, जिसमें हमारा जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है। तो आज जिस लॉ की हम बात करेंगे वो है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। माइक को बंद कर लो। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब देखो, ये जो जीरोथ लॉ है, पहली चीज तो ये है कि इसको जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं। क्योंकि लॉ तो शुरू होता है ना भाई, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, फोर्थ लॉ है, ठीक है। वहां से ये जीरोथ को क्या मतलब हुआ, जीरो लॉ का क्या मतलब होता है, कि जीरो लॉ क्यों दिया गया। और एक चीज और कि जब हमारा फर्स्ट लॉ आ गया, सेकंड लॉ आ गया, उसके बाद में जीरोथ लॉ आया 1931 में। आर.एच. राउलर ने इस जीरोथ लॉ को दिया जब हमारे पास में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आ चुके थे। और जब फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आ चुके थे तो जीरोथ लॉ की जरूरत क्या थी, और अगर जरूरत थी तो इसको थर्ड लॉ कहना चाहिए था। इसको फिर हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ से पहले क्यों रखा, इसको जीरोथ लॉ क्यों बोला, ये थोड़ी सी डिस्कशन जो है इस वाले टॉपिक में हम यहां पर करेंगे। तो देखो, फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने पहले भी थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और आपने जानते भी होंगे कि फर्स्ट लॉ क्या है और सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। तो देखो, फर्स्ट लॉ जो है वो इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है कि इंटरनल एनर्जी में जो परिवर्तन है वो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन किस तरह से किया जाता है। और जो सेकंड लॉ है वो एक दूसरी हमारी एक टर्म है जिसको हम एंट्रोपी बोलते हैं, जिसको स्पॉन्टेनिटी हम बोलते हैं। वो जो प्रक्रम है वो स्वतः हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें डिसऑर्डर कितना है, उसमें एंट्रोपी कितनी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और हम चाहे फर्स्ट लॉ की बात करें जिसमें इंटरनल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, और इंटरनल एनर्जी को कैसे बढ़ाया और घटाया जा सकता है, इस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की है। और अपनी पिछली जो क्लास थी उसमें भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि इंटरनल एनर्जी को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने ब्रीफ किया, थोड़ा संक्षिप्त में बताया था कि सब इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो देखो, 3 तरीके हैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के, जिसमें मैंने आपको बताया पहला तरीका कि हम उस सिस्टम को एनर्जी दे दें या उस सिस्टम से एनर्जी निकाल लें। ये हमारे पास में कोई सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी मान लीजिए कि कोई यू, अगर इसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं हम, क्योंकि एग्जैक्ट यू तो निकाल नहीं सकते, तो अगर इसमें हम कुछ इंटरनल एनर्जी का परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इंटरनल एनर्जी को कुछ तरीके हैं जिनसे हम चेंज कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी में मैं यहाँ पर कुछ परिवर्तन लेकर के आना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 20 जूल्स का परिवर्तन लेकर के आना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या करूंगा, कुछ हीट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो मैं या तो इसकी हीट दे दूं, अगर इसकी इंटरनल एनर्जी पहले कम थी और अब 20 हो जाए, तो उसके लिए मुझे इंटरनल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर इसकी इंटरनल एनर्जी पहले से ज्यादा है तो उसमें से हीट को क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि मैं हीट को ऐड करूं या हीट को निकालूं, कि पहले इंटरनल एनर्जी क्या थी इसकी, ठीक है। तो अब हीट जो है वो पहला कॉन्सेप्ट है और इंटरनल एनर्जी जो है वो बाद का कॉन्सेप्ट है। अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी है डिसऑर्डर। कि अगर मैं किसी एक, यहाँ पर आपके पास में एक कोई कंटेनर है और इसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है मान लीजिएगा, और मैं यहां से इसको गर्म करना चाहता हूं, और यहां मैंने इसको ये गर्म करना शुरू किया,
जब मैं इसको गर्म करना शुरू करूंगा, ये हीट जो है वो अंदर जाएगी, मॉलिक्यूल्स जो है उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह भागने लगेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो डिसऑर्डर, जो पहले मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास थे, अब वो क्या होंगे, दूर दूर जाने लगेंगे बहुत तेजी से। तो इनका जो डिसऑर्डर है या अव्यवस्था जो है, वो अव्यवस्था बढ़ जाएगी। तो किसकी वजह से बढ़ी, हीट की वजह से। तो चाहे हम इंटरनल एनर्जी की बात कर लें, चाहे मैं यहां पर एंट्रोपी की बात कर लूं, ये दोनों ही चीजें हीट से रिलेटेड हैं और हीट के लिए हमारे पास में कोई लॉ था नहीं। तो इसलिए जब 1931 में जब ये लॉ आया, तो अब ये सवाल उठा कि साहब इसको थर्ड लॉ बनाएं या इसको क्या बनाएं। तो क्योंकि हीट से रिलेटेड ये लॉ था, तो इसको हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से पहले स्थान दिया। और क्योंकि अब फर्स्ट लॉ से और कम अगर कुछ नंबर हो सकता है तो वो जीरो ही हो सकता है, इस वजह से इस लॉ को हम जीरोथ लॉ बोलते हैं। पहली चीज तो एक तो आपको ये समझ में आया कि इसको जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हीट पर बेस्ड लॉ है। और हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी और जो सेकंड लॉ वाली जो एंट्रोपी है उससे पहले आना चाहिए था, हीट के बारे में पहले बताना चाहिए था। तो इस वजह से हमने इसको पहले स्थान दिया और इसको हम जीरोथ लॉ बोलते हैं। अब ये है क्या जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स? तो जीरोथ लॉ को समझने के लिए यहां पे मैं एक सिस्टम बनाता हूं और उस सिस्टम पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे और फिर देखेंगे कि जीरोथ लॉ क्या है। ये आपका एक सिस्टम है ए। अभी सिर्फ इस पर बात करो, ये जो मैंने सिर्फ ए ये जो लिखा है ये सिस्टम है ए। इसका एक कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी रहा होगा, कुछ ना कुछ हीट रही होगी, कुछ ना कुछ टेम्परेचर इसका है, ठीक है ना, ये ए। अब मैंने क्या किया, एक दूसरा सिस्टम लिया और दूसरा सिस्टम इससे सटा करके रख दिया, इसके पास रख दिया। ये सिस्टम बी, ये मैंने बिल्कुल इसके पास रख दिया। और एक तीसरा सिस्टम लिया और ये जो तीसरा सिस्टम है, इस तीसरे सिस्टम को भी मैंने इसके पास में रख दिया, इन दोनों सिस्टम से सटा करके रख दिया। ये तीन सिस्टम मेरे पास में यहां पर है। अब इन सिस्टम में से ये वाला जो सिस्टम है, जो ए और बी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इसको अगर मैं यहां पे ये जो दीवार है जो ए और बी के बीच की है, ये मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है कि ए और बी ये एक दूसरे को एनर्जी नहीं दे सकते, या इनका एनर्जी जो एक्सचेंज है वो यहां नहीं हो सकता, या ये कह सकते हैं कि ए और बी जो है ये आपस में किसी तरह का कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये मैंने थर्मोकोल की दीवार बीच में लगा दिया। आपको पता है थर्मोकोल से ना तो हीट ए से बी में जा सकती है और ना ही बी से ए में आ सकती, ऐसा कोई किसी तरह का यहां पर हीट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो मेरा दीवार है, ये वाली जो दीवार है, ये दीवार ए से सी की तरफ और सी से ए की तरफ हीट को क्या कर सकती है, हीट आ जा सकती है। ऐसे ही बी और सी के बीच में भी जो हीट है वो आ जा सकती है, लेकिन ए और बी के बीच में हीट जो है वो एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर नहीं हो सकती या उसका मूवमेंट नहीं हो सकता। इस तरह का हम एक सिस्टम जो है वो यहां पर कंसीडर करते हैं। तो ए का भी कुछ टेम्परेचर है, बी का भी कुछ टेम्परेचर है और सी का भी कुछ टेम्परेचर है। तो हम क्या कहते हैं, ये थर्ड लॉ क्या कहता है, सॉरी जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर आपका सिस्टम ए एक सिस्टम सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसमें, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि तापीय साम्यावस्था में है। अब साम्यावस्था क्या होती है, तापीय समझ में आता है कि थर्मल क्या होता है, थर्मल का मतलब है हीट, थर्मल का मतलब है हीट, और इक्विलिब्रियम का मतलब है साम्य। और साम्य का मतलब होता है
किसी तरह का कोई चेंज ना होना। ठीक है, जैसे आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा होगा पहले, रासायनिक साम्य कब होता है? जब आपके पास में कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में बदल रहा है और प्रोडक्ट वापस क्या करे, रिएक्टेंट में बदल जाए। और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है तो उसे हम बोलते हैं अग्र अभिक्रिया, और जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं पश्य अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। और ये ऐसी स्थिति होती है कि जितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है, और ओवरऑल आपको देखने को मिलता है कि यहां ना तो आर की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज हो रहा है और ना ही पी की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज हो रहा है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जितनी तेजी से आर पी में बदल रहा है प्रोडक्ट में, उतना ही तेजी से प्रोडक्ट आर में बदल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली में चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है ना? मतलब कि अगर यहां से इसको खींचा जाए, यहां से इसको इस तरफ खींचा जाए और दोनों फोर्स बराबर हो तो हम ये कहेंगे ये तो इसी जगह पे रहेगा, ये वाला, ये कोई चेंज नहीं हो रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहां पर ये फोर्स लग नहीं रहा, ये फोर्स भी लग रहा है और ये फोर्स भी लग रहा है। तो इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर कोई नेट परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, लेकिन अंदर ही अंदर वो चेंज हो रहा होता है। तो अगर ये सिस्टम ए और सी पास पास रखे हुए हैं और एक जो सिस्टम है इसमें से ए, वो हम कह लेते हैं कि ये तो है ठंडा, कोल्ड, और ये जो सिस्टम सी है ये है हॉट। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो हीट है को इस हॉट सिस्टम से, इस सी से और ए की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, और तब तक करती रहेगी जब तक कि ए और सी का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। और एक समय के बाद में जो सिस्टम ए है उसका टेम्परेचर और सिस्टम जो सी है उसका टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक और सिस्टम यहां पर हमने लिया, ये बी, उसको सी के साथ में कांटेक्ट में रखा हुआ है, और हम ऐसा मानते हैं कि ये जो बी है ये भी कोल्ड सिस्टम है और ये सी हॉट सिस्टम है, और ये हीट यहां से निकलना शुरू हुआ सी से बी की तरफ गया, और तब तक निकलता है जब तक कि बी और सी का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो गया। तो टेम्परेचर जो सी का है वो टेम्परेचर बी के बराबर हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम में हैं, कि अगर ये दोनों सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में हैं और ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हैं, इन दोनों से हीट अंदर बाहर नहीं जा सकती, लेकिन उसके बावजूद भी जब ए और सी इक्विलिब्रियम में हैं, सी और बी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो ए और बी जो है वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। मेरी बात समझ में आई? कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो ए और बी है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन इस बी का टेम्परेचर और ए का टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ए और सी का टेम्परेचर सेम है और सी और बी का टेम्परेचर सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी जो है उनका टेम्परेचर भी सेम होगा। ये जीरोथ लॉ कहता है। इसको एक और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अभी देखो बड़ा मौसम चल रहा है बुखार का, और अगर हमें फीवर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सब टेम्परेचर देख लो कितना टेम्परेचर है। तो हम एक थर्मोमीटर काम में लेते हैं और उस थर्मोमीटर को क्या करते हैं, हम अपने बॉडी पार्ट पर कहीं पे भी, चाहे तो जीभ के नीचे लगा लें या अपने जो है गर्दन के नीचे लगा लें, ठीक है ना, या हम एक आजकल थर्मोमीटर आते हैं जो
वो जो थर्मल गन होती है उससे हम मेजर करते हैं। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, जब हम थर्मामीटर को अपनी जीभ के नीचे रखते हैं या मुंह में रखते हैं तो वो जो थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर तो है कम और आपका टेम्परेचर है ज्यादा। तो होता क्या है, होता ये है कि आपसे निकलने वाली जो हीट है वो इस थर्मामीटर में जाएगी और तब तक जाती रहेगी जब तक कि थर्मामीटर का टेम्परेचर और आपका टेम्परेचर दोनों का सेम नहीं हो जाता। और ये आपको यहाँ पर शो करता रहेगा और आपको यहाँ देखोगे कि अच्छा वो टेम्परेचर जो है वो 99 हो गया। तो थर्मामीटर का टेम्परेचर भी 99 है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी 99 है और वहां पर आकर के थर्मामीटर की जो सुई है वो रुक जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ती। मतलब आपकी बॉडी और थर्मामीटर दोनों किस में आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है, अब मैंने उसी थर्मामीटर से किसी दूसरे व्यक्ति का टेम्परेचर लिया और इत्तेफाक की बात है कि वो जो दूसरा व्यक्ति है उसका टेम्परेचर भी क्या है, 99 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहला व्यक्ति था ए और ये जो दूसरा व्यक्ति था बी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है, 99। ठीक है, मतलब आप ए का टेम्परेचर और थर्मोमीटर का टेम्परेचर जब 99 है, बी का टेम्परेचर और थर्मोमीटर का टेम्परेचर अगर 99 है, तो इसका मतलब ए और बी का टेम्परेचर भी क्या होगा, 99 ही होगा या थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। हालांकि ए और बी का कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन हमने कांटेक्ट किससे कराया है, थर्मामीटर से कराया है, सी से कराया है। तो जब ए इस थर्मामीटर को हम सी मान लेते हैं, तो ए और सी जब थर्मामीटर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है और जब हम सी को यहाँ पर बी के साथ में देखते हैं तो वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ये जीरोथ लॉ कहता है। तो ये जो जीरोथ लॉ है ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, या इसको कई बार हम थर्मल इक्विलिब्रियम लॉ भी बोलते हैं। और ये सीधा सीधा ये कहता है कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो किसी तीसरे सिस्टम के साथ, तो वो दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसको एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास में ए है, ये हमारे पास में बी है और ये हमारे पास में सी है। अगर मैंने इसको आपस में कांटेक्ट कराया तो हीट एक दूसरे की तरफ आ जा रही है। इसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये कुछ इस तरह से है कि इसका प्रेशर P1 मान लो, V1 इसका वॉल्यूम है और T टेम्परेचर है। बी वाले सिस्टम के साथ में अगर इसको मैं कांटेक्ट कराऊं इस तरह से, तो इसका प्रेशर कुछ और है, वॉल्यूम कुछ और है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, T है, क्योंकि इसका टेम्परेचर T है। तो ये इसका टेम्परेचर भी T है और इसका टेम्परेचर भी T है, दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए दोनों का टेम्परेचर सेम है। और C और B को आपस में कांटेक्ट कराया तो इसका टेम्परेचर जब T है तो B का टेम्परेचर भी T होगा, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो जब इसका टेम्परेचर भी T, इसका टेम्परेचर भी T और इस B का टेम्परेचर भी T, इसका मतलब ये जो A और B है ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो ये जो लॉ है वो कहता है कि अगर सिस्टम A सिस्टम C के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम B सिस्टम C के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम A और सिस्टम B ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अभी हमने ये देखा कि जीरोथ लॉ क्या होता है, इसको हम जीरोथ लॉ क्यों कहते हैं और क्यों हमने इसको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के आने के बाद भी, पहले लॉ आ गया, सेकंड लॉ आ गया, उसके बाद ये थर्ड लॉ आया, फिर हमने इसको थर्ड लॉ ना कह करके जीरोथ लॉ क्यों कहा, इन सब बातों पर आज हमने ये सारी की सारी डिस्कशन की। ठीक है, और कल हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है,